हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सच्ची घटना जिसे सुनने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। मेरा नाम गोविंद है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। आज की कहानी मेरी दादी जी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। यह उन दिनों की बात है जब मेरे दादाजी एक डॉक्टर के पास हेल्पर का काम करते थे। उनका नाम सत्य प्रसाद था। मेरे दादा दादी की 3 औलादें थीं, जिसमें से सबसे छोटे मेरे पापा थे। यह उन दिनों की बात है जब मेरे पापा और उनके सारे भाई छोटे हुआ करते थे। दादाजी का काम ही ऐसा था कि वो ज्यादातर ड्यूटी पर ही रहते थे और कभी कभी तो उन्हें लौटने में बहुत देर हो जाती थी, जिस वजह से मेरी दादी बहुत ही हिम्मत वाली थी। वो घर और बाहर दोनों का काम खुद से करना जानती थी। यहाँ तक कि वो शाम जंगल आना जाना भी खुद ही करती थी। ऐसे ही एक शाम दादी को जंगल जाके लकड़ियां लानी थी। वो दादाजी का इंतजार कर रही थीं, पर दादाजी आज भी टाइम से आए नहीं थे। और उन दिनों कोई फ़ोन भी नहीं हुआ करता था जो किसी को फ़ोन करके पूछ लिया जाए। तो दादी ने अकेले ही जंगल जाने का सोचा, क्योंकि रात का खाना भी नहीं बना था। उन्होंने बच्चों को घर के अंदर रहने का बोला और खुद जंगल के लिए निकल गई। रास्ते में जाते समय सामने से उन्हें गांव के लोग वापस आते हुए दिखे। उनमें से एक ने दादी को बोला, तुम अब जंगल जा रही हो? दादी बस मुस्कुराती हुई आगे चली गई। वो हमेशा जिस पेड़ से लकड़ियां लेती थी उसके पास जाके खड़ी हो गई। ऊपर देखने पर उनको वो पेड़ पहले से पूरा खाली दिखा। शायद गांव के लोगों ने आज पहले ही इस पेड़ से लकड़ियां निकाल ली है। यह सोचकर दादी कोई और पेड़ ढूंढने लगी। वो आसपास देख रही थी, पर वहां सारे हरे भरे पेड़ थे। इसलिए दादी थोड़ा और आगे जाने लगी कि तभी उनको सामने एक सूखा पेड़ दिखा। दूर से दिखने में वो बिल्कुल आम पेड़ जैसा था, पर जैसे जैसे दादी आगे जा रही थी वो पेड़ थोड़ा अजीब लगने लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो पेड़ अपना आकार बदल रहा था। पर मेरी दादी इन सब चीज़ों से डरती नहीं थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी वहां जाके घर के लिए लकड़ियां काटने लगी। थोड़ी ही देर में दादी घर आ गई थी। घर आने पर उन्होंने देखा कि दादाजी अभी तक नहीं आए थे। उन्होंने सबके लिए रात का खाना बनाया। रात करीब 1 बजे दादाजी वापस घर आए। गांव में उस टाइम चोरी चकारी का डर नहीं होता था, इसलिए ज्यादातर सबके गेट खुले रहते थे। मेरी दादी भी यही करती थी। जब जब दादाजी लेट आते, दादी उनके लिए गेट खुला रखती थी और उनका खाना भी रख के ही सोती थी। उस दिन भी गेट में कोई कुंडी नहीं लगी थी। दादाजी गेट खोल के अंदर आए। गेट के साइड में ही 2 खाट हुआ करती थी, जिसमें से एक खाट में मेरे पापा के दोनों बड़े भाई सोते थे और एक में मेरे पापा और दादी। अंदर आने पर दादाजी हमेशा ही सबसे पहले बच्चों को ही देखते थे। सब तो वहां सो रहे थे, पर दादी वहां नहीं थी। यह देख दादाजी हल्की आवाज से उनका नाम पुकारने लगे। सामने से कोई जवाब ना आता देख वो घर के बाहर जाके दादी को ढूंढने लगे। वो पूरे गांव में उनको ढूंढ रहे थे। आज से पहले दादी कभी इतनी रात को कहीं गई नहीं थी, इसलिए दादाजी थोड़ा डर गए थे। वो पूरा गांव देखने के बाद जंगल की तरफ जाने लगे। इस समय जंगल बिल्कुल शांत था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो अभी भी दादी का नाम लेके उनको ढूंढ रहे थे। उनको दूर एक औरत पेड़ के सामने खड़ी दिखी। उसका चेहरा तो दादाजी नहीं देख पा रहे थे, पर वो औरत पेड़ की तरफ मुंह करके अपना सिर हल्के हल्के पेड़ पर मारती जा रही थी। यह देख दादाजी एक बारी को वहां से वापस जाने ही वाले थे, पर तभी उनकी नज़र उस औरत की साड़ी पर गई। वो साड़ी दादी की थी। यह देख दादाजी रुक गए और वहां आगे जाने लगे। दादाजी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो दादी को आवाज भी मार रहे थे, पर आगे से दादी कुछ नहीं बोल रही थी, ना ही उनकी तरफ देख रही थी। वो बस पेड़ पर अपना सिर मारती जा रही थी। दादाजी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा, पर अभी भी वो अपना सिर ही पेड़ पर मारती जा रही थी। फिर दादाजी तेजी से दादी को झटका मारते हुए उनका नाम लेते हैं। दादी चौंकते हुई हाँ में जवाब देती है। यह बिल्कुल वैसा था जैसे अभी अभी दादी नींद से उठी हो। वो पीछे देखते हुए दादाजी से वहां आने का कारण पूछती है। उनको लगता है कि वो शायद नींद में चली होगी, पर आज से पहले ऐसे कभी हुआ नहीं था।
ना ही उनको नींद में चलने की बीमारी थी। बाद में वो घर वापस आ गए। अगले दिन से ही दादी का बर्ताव बदलने लगा था। वो कम बोलने लगी थी। बच्चों से भी वो ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। ना वो किसी से बात करती, ना ही दादाजी और घर का काम करती। यह सब कुछ दिनों से चल ही रहा था, पर इस बात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और दादाजी भी कुछ दिनों से ज्यादा ही व्यस्त थे, इसलिए उनको ज्यादातर घर में हो रही चीजों का पता भी नहीं था। पर एक दिन दादाजी ड्यूटी से दिन में ही घर आ गए थे। उस दिन उनको पहली बार पता चला कि घर में कुछ हो रहा है। जब वो घर में आए तो उन्होंने देखा कि बच्चे खाट में बैठकर रो रहे थे और दादी चूल्हे के पास दोनों पैर मोड़कर बैठी थीं और सामने रखे बर्तन से ही खाना खा रही थी। उस समय ऐसे लग रहा था जैसे कोई सालों से भूखा इंसान खाना खा रहा हो। वो उसी हाथ को बर्तन के अंदर डालती और फिर उसी हाथ से अपने मुंह में खाना डालती। खाना उनके हाथ से नीचे टपक रहा था और वो उसको बड़े चाव से चाट रही थी। दादाजी तेजी से दादी के पास आके बोले, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे बच्चे वहां रो रहे हैं और तुम यहां खाना खा रही हो, वो भी ऐसे। दादी रुक के पीछे देखकर हंसने लगी। ये सब देख दादाजी बहुत हैरान हुए। वो उससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे करके बच्चों के पास जाके खाट में बैठ गए। मेरे पापा जो उस समय बहुत छोटे थे, उनका रोना रुक ही नहीं रहा था। दादाजी ने उनको गोद में लेके चुप कराया। मेरे पापा के सबसे बड़े भाई ने घबराते हुए दादाजी को हो रहा सब बताया। वो सुन दादाजी को पहली बार लगा कि दादी के साथ कुछ हो रहा है। उस रात जब सब सो रहे थे तो आधी रात में दादाजी की नींद खुली। उन्होंने देखा कि दादी घर में नहीं थी। उनके सामने ये आज दूसरी बार हो रहा था। वो बिना कुछ बोले उठकर सीधा जंगल में ही जाने लगे। शायद उनको पता चल रहा था कि दादी के साथ क्या हो रहा है। जंगल उस समय सुनसान था। वो उसी पेड़ के पास जाने लगे जहां उस दिन उनको दादी दिखी थी। वो आगे जाते जा रहे थे। पेड़ के पास पहुंचकर उनको वहां कोई नहीं दिखा। वो दादी के लिए बहुत घबराए रहे थे। वो अपने आसपास देख रहे थे कि इतने में पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई। दादाजी ने लंबी सांस लेते हुए ऊपर देखा। दादी ऊपर पेड़ में उल्टा लटकी हुई थी। उनके बाल नीचे को बिखरे हुए थे और वो दादाजी को देखकर हंसने लगी। दादाजी डरते हुए एक कदम पीछे हो गए। उन्होंने लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, नीचे आ जाओ। दादी ने गुस्से में नहीं में जवाब दिया और फिर से हंसने लगी। दादाजी घर वापस जाने लगे। वो बार बार पीछे मुड़कर दादी को ही देख रहे थे। दादी वहां उल्टा लटक के पेड़ में झूला झूल रही थी। दादाजी घर आते ही किसी ओझा के पास गए और उनको सब बताया। अगली सुबह यह बात पूरे गांव में फैल गई थी। सब ओझा के साथ वहां आ गए थे। उन्होंने आते ही भूत प्रेत का साया बताया। ओझा ने उस पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया। उन्होंने आटे की लकीर का घिराव खींचा और वहां नींबू, पीला सरसों, सिंदूर रख दिया। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते ही दादी पेड़ से आके उस घेरे में बैठ गई और गुस्से भरी आंखों से चिल्लाने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो अचानक से झूमने लगी। ओझा ने दादी से गुस्से में पूछा, बता तू कौन है? पहले तो उन्होंने सिर हिलाते हुए मना किया, पर जब ओझा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो वो कुछ बोलने लगी। उनकी आवाज बदल गई। उन्होंने कहा, मैं छलनी हूं। यह नाम सुन दादाजी और उनके उम्र के लोग थोड़ा हैरान हुए, पर कोई भी नई पीढ़ी इस नाम के किसी इंसान को नहीं जानती थी। आगे ओझा ने पूछा, कौन छलनी और क्यों आई है यहां? फिर उसने अपनी कहानी बताई। 40 साल पहले मैं भी इसी गांव में रहती थी। जब मैं 17 साल की थी तो मैं एक प्रेम नाम के लड़के से प्यार करने लगी थी। वो मेरे ही स्कूल में पढ़ता था और एक साथ पढ़ते पढ़ते प्रेम और मेरे बीच का प्यार बढ़ने लगा था। हमें पता ही नहीं चला कि कच्ची उम्र का प्यार हम दोनों को काफी नजदीक ले आया था। कुछ ही महीनों बाद हमारी परीक्षा शुरू होने वाली थी, इसलिए मेरे पिताजी ने घर में एक अध्यापक को बुलाना शुरू कर दिया था। वो हर दिन शाम मुझे पढ़ाने आते थे। एक दिन मैं उनके साथ पढ़ रही थी कि तभी अचानक वो उठकर अंदर पिताजी के पास गए और थोड़ी देर बाद बाहर आके नफरत भरी नजरों से मुझे घूरते हुए
अपने घर को निकल गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। इतने में मुझे अंदर से पिताजी की आवाज़ आई। वो मुझे अंदर बुला रहे थे। मैं अंदर गई तो माँ ने एक चिट्ठी मेरे हाथ में थमा दी और बोली, तुम्हारी किताब से मिला? वो पढ़ मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चिट्ठी प्रेम ने लिखी थी। मामला तो तब पेचीदा हुआ जब कुछ दिन बाद अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मम्मी जब मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह चीज़ मेरे घर वाले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और पिताजी तो अपनी बदनामी की डर से अच्छा मुझे मरा हुआ देखना चाहते थे। इसलिए मैंने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। गांव में मेरी खुदकुशी की बात किसी को पता ना चले, इसलिए उसी रात ही मेरे घर वालों ने मेरी लाश इसी पेड़ के नीचे दफना दी और गांव में सबको बोला कि नानी के घर जाते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से मेरी लाश भी नहीं मिली। तब से मैं इसी पेड़ में हूं। आज पहली बार गांव वालों को छलनी की मौत का सच पता चल रहा था। फिर ओझा ने कहा, तू चली जा, किसी को तंग मत कर। जाने के लिए तेरी कोई इच्छा हो तो वह भी बता दे, मैं पूरी करवा दूंगा। यह सुन उसने जाने से मना कर दिया और वापस पेड़ पर जाके बैठ गई। ओझा ने तभी तुरंत उस पेड़ में रक्षा सूत्र बांध दिया ताकि वो कहीं ना जा पाए। फिर उसने गांव वालों को कल के कल ही पूरे गांव में पूजा करने का बोला। अगली सुबह फिर सब वहां आ गए। दादी अभी भी ऊपर पेड़ पर ही बैठी थीं। पूजा के समय जैसे ही उसने दादी का शरीर छोड़ा, दादी के गले में भी एक रक्षा सूत्र बांध दिया। तब से वो उसी पेड़ में बंधी है। गांव में सबको बोला गया है कि उस रक्षा सूत्र को खोला ना जाए, पर आज कल की पीढ़ी इस बात को मानती नहीं है। सब गांव वालों को डर है कि किसी दिन कोई उसे खोल ना दे। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें